हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पंचायती राज का पार्ट 2, जिसके तहत हम लोगों ने सारी समितियों के बारे में बात की थी। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग उसी से रिलेटेड देखेंगे। एक संविधान संशोधन है जो हमारा क्या है, पेशा अधिनियम 1996 का पेशा अधिनियम। यह हमारे पंचायती राज से ही संबंधित है और जो संविधान में अनुसूची 9 के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया उसके बारे में बात करेगा, तथा अनुसूची 6 में जो हमारे राज्य दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं उन पर लागू नहीं होगा, या अनुसूची 5 में। तो वही हम लोग देखेंगे, सारी चीजें एक एक करके क्लियर करेंगे। इस अधिनियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सब आप लोगों के कवर हो जाएंगे। कल वाला वीडियो जो लोग ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है पेशा अधिनियम 1996 का पेशा अधिनियम 96 का पेशा अधिनियम। पेशा का मतलब है PESA, ठीक। ये पेशा वो वाला पेशा आप लोग मत समझ लीजिएगा कि कोई पेशा है, ठीक है। तो ये समिति के इसके बारे में हम लोग आज अधिनियम के देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके चीजें क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट इसका लिखेंगे, पंचायतों से संबंधित है यह 1996 का पेशा अधिनियम। 1996 का पेशा अधिनियम किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित। पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9, संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित, 5वीं अनुसूची में वर्णित, 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इसके बारे में बात करते हैं। 5वीं अनुसूची के बारे में बात क्यों की जा रही है। 5वीं अनुसूची में आप लोग देखे होंगे, जब अगर वीडियो मेरा देखे होंगे या फिर कहीं से पढ़े होंगे, मैं उसके बारे में सारे वीडियो बना चुका हूं। जो लोग ना देखे हो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। 5वीं अनुसूची में बात की गई अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में क्या होगा, प्रशासन केंद्र का होगा। तो उन क्षेत्रों में यह पेशा अधिनियम लागू नहीं होगा जो पंचायतों से संबंधित है। अभी बात करेंगे कि पेशा एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो ये पहला पॉइंट इसका बेसिक था कि 1996 का पेशा अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले क्या हम लोग देख रहे हैं, इंट्रो देख रहे हैं। तो सेकंड इंट्रो इसका क्या है, हालांकि कुछ ऐसे प्रावधान है संसद के तहत कि संसद इन अपवाद के रूप में लागू कर सकती है इन क्षेत्रों पर भी। कैसे, आइए देखते हैं। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित, कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित क्या कर सकता है, उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। 1996 का जो पेशा अधिनियम है, यह जो आपके संविधान में अनुसूची 9 है, इसके तहत क्या जोड़ा गया, पंचायती राज। तो यह पेशा अधिनियम बताता है कि यह अनुसूची 9 के जो प्रावधान है पंचायती राज के,
अनुसूची 5 में दिए गए क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी। अनुसूची 5 में दिए गए क्षेत्रों पर क्यों लागू नहीं होंगी, वो क्षेत्र कौन से हैं उसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे। वह क्षेत्र है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। उसमें सीधे केंद्र का प्रशासन होगा, शासन करेगा केंद्र उस पर या राष्ट्रपति। तो उसके लिए यहाँ बात की गई है कि यहाँ उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन संसद ने यहाँ प्रावधान किया है कि कुछ संशोधनों के तहत, कुछ संशोधन तथा कुछ अपवादों को साथ में लेते हुए संसद उक्त क्षेत्रों पर भी लागू कर सकते। उक्त क्षेत्र मतलब इन क्षेत्रों पर भी जो हमारे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र अनुसूची 5 के तहत निर्धारित किए गए हैं, जिन पर केंद्रीय प्रशासन होगा राष्ट्रपति का, उनके बारे में बात कर रहा है कि उन पर भी यहाँ लागू किया जा सकता है संसद के तहत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे क्या अगले पॉइंट की। बहुत इंटरेस्टिंग है कि वर्तमान में ऐसे कौन से राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, जिनमें अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, उनके प्रशासन में स्पेसिफिक तौर पर कैसे प्रशासन किया जाता है, आइए देखते हैं। वर्तमान में मैं 2020 तक का डेटा आप लोगों को बता रहा हूं। वर्तमान 2020 में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र मतलब आपका जो क्या है, जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो है वो 10 राज्यों में आते हैं। पूरी तरह से राज्य में नहीं, उन राज्यों का कुछ अंश इससे संबंधित है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो वो 10 राज्य हमारे कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा राज्य है हमारा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा, गुजरात। 4 हो गए। गुजरात के बाद कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, उसके बाद आता है हमारा ओडिशा। ओडिशा, ठीक है, पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब इसे ओडिशा कर दिया गया है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी बन सकता है। ओडिशा, उसके बाद कौन सा आता है, राजस्थान। कितने हो गए, काउंट करते हैं, आई थिंक 10 हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारे 10 ऐसे स्टेट हैं जो वर्तमान में 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत आते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेगा कि अनुसूचित क्षेत्रों के तहत या 5वीं अनुसूची में कितने राज्यों को शामिल किया गया है। 4 दे देगा, 1 नहीं होगा। पूछ लेगा कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, उसे टिक कर देंगे। और 3 अलग स्टेट दे देगा और 1 इसमें से डाल देगा ऑप्शन में। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो 5वीं अनुसूची के तहत आता है, जो इसका होगा आप लोग टिक कर देंगे। याद करने की ट्रिक क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। कोई ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि मैं ट्रिक पर बिलीव ही नहीं करता। ट्रिक का हिंदी रूपांतरण धोखा होता है। ट्रिक से याद करेंगे चीजें भूल जाएंगे, इसलिए अपने से सही तरीके से याद करिए। मैप उठाइए, मैप में ऐसे ऐसे करके टिक लगा दीजिए हर स्टेट में, क्योंकि इंडिया का मैप अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरी तरह से याद ही होगा कि कौन सा स्टेट किसका पड़ोसी है। तो ऐसे कंबाइन करके याद कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखेंगे, अधिनियम का
उद्देश्य, जो पेशा अधिनियम है 1996 का, इसके उद्देश्य के बारे में लिखेंगे। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके, एक बार बैक करके। आइए बात करते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग बना के चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी आप लोगों को। उद्देश्य लिखते हैं, अधिनियम के उद्देश्य। पहला उद्देश्य कौन सा है? जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। उद्देश्य का मतलब आप लोग समझते हैं, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, मतलब किस लिए यह अधिनियम लाया गया था, यह जरूर समझिएगा। पूछ लेगा कि अधिनियम किस लिए लाया गया था, उद्देश्य नहीं देगा उसमें, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। यह भी समझा कर ये चीज है, क्योंकि मैं उद्देश्य लिख रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आप लोगों के एग्जाम में भी उद्देश्य ही पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है 1996 का पेशा अधिनियम क्यों लाया गया था। क्यों लाया गया का मतलब ही था कि इसका उद्देश्य क्या था। तो आप लोग उस आंसर में मेंस में क्या लिखेंगे, मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि 1996 का पेशा अधिनियम क्यों लाया गया था, इसके बारे में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, आप तो उद्देश्य पढ़े हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर ये पूछ रहा है किस लिए लाया गया, क्यों लाया गया, तो उद्देश्य उसमें आप लोग क्या करेंगे, लिख के एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर जो समझदारी होते हैं आपको समझ जाएंगे कि बंदे ने डीपली चीजें पढ़ी है। तो जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, जो जनजातीय जनसंख्या उसको स्वशासन प्रदान करना इसका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करते हैं, दूसरा उद्देश्य क्या था। ऐसा तो है नहीं कि एक ही उद्देश्य होगा। जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा करना। जनजातीय समुदायों की परंपराओं, जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करना। संरक्षण प्रदान करना। अच्छा, ये दोनों फैक्ट देख के आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि जनजातीय समुदाय के लिए लाया ही गया था। क्यों? क्योंकि जनजातीय समूह आज के कल्चर में अगर हम लोग देखें तो लोग उसे नीचे दबा रहे हैं, दबा कुचला मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सबके लिए बराबर है, सबको एक प्रकार से मिलजुल के रहना चाहिए। तो क्या होता है कि इनका जो परंपरा है, रीति रिवाज है, क्या होता है, धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। तो उसके संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पेशा अधिनियम लाया गया। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे के बारे में। इसका जो तीसरा बात है, तीसरी बात कौन सी है, उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियां एवं अधिकारों से छीनने से रोकना। इंटरेस्टिंग है, उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों एवं अधिकारों से छीनने से रोकना। शक्तियों एवं अधिकारों के छीनने से रोकना। देखिए, एक बात और बोल दूं, ये जो मैं आप लोगों को नोट करवाता हूं ना, मैं अपने नोट्स से करवाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जो नोट्स बना के रखा हुआ है वो एनसीईआरटी एवं लक्ष्मीकांत प्रीवियस ईयर के पेपर सबको मिक्स करके बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, जिसे टॉनिक बोलते हैं। उस तरह से मैंने अपना नोट्स प्रिपेयर करके रखा है। तो इसका पूरा फायदा आप लोग उठाइए। कोई मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को, सिर्फ वीडियो देखना है, समझना है और नोट करना है। तो अगर कोई भी लैंग्वेज आप लोगों की समझ में सही तरीके से नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही लिखे आप लोग। जो मैं बता रहा हूँ
आपको जो लैंग्वेज सही लगे लिख सकते हैं। ये मेरी लैंग्वेज है, अपनी बुक में भी ये लैंग्वेज आप लोगों को नहीं मिलेगी। कोई भी ऐसा मैं पॉइंट नहीं बताता हूं जो कहीं भी बुक में आप लोगों को या किसी भी कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा। मैंने खुद से प्रिपेयर किया है सारी चीजें। क्यों? मैंने समस्याएं देखी कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही यूपीएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के प्रिपरेशन में। कोचिंग वाले मैं नहीं कह सकता कि सब लूट ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा धांधलेबाजी चल गई है। बुकों का प्रिंट करवा के नोट्स बना के उसे बेच देते हैं कि ये मेरे कोचिंग का नोट्स है। तो इसलिए उससे आप लोग क्या करिए, एकदम प्रिपेयर रहिए, अपने से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। मैं जो आप लोगों को दे रहा हूं कहीं से भी ये काट नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत और खुद की मेहनत प्रीवियस ईयर की पेपर देख के तीनों चीजों का मिक्स आप लोगों को इसमें मिलेगा। इसलिए बेफिक्र हो कि मैं जो लिखवाता हूं सही तरीके से लिख के आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। अगर खुद को आंकना हो तो जो चैप्टर मैं पढ़ाता हूं प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के आप लोग देख लीजिए। अगर क्वेश्चन ना फंसे तो वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। इस बात की भी मैं गारंटी लेता हूं कि वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें वही मिलेंगी जो एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो परेशान मत होया करिए, मैं इतनी सारी चीजें लिखवा देता हूं। आइए, ये सारी चीजें हो गई तो उद्देश्य इसका पूरा हो गया। अब देखेंगे विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या थी 1996 के पेशा अधिनियम की विशेषताएं। विशेषताएं, पहली विशेषता, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधायन वहां के प्रथागत कानूनों, वहां के प्रथागत कानूनों। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज लगी रही कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे विधायन प्रथागत नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। कानूनों, सामाजिक एवं धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा। परिपाटियों के अनुरूप होगा। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर लैंग्वेज आप लोगों को हार्ड लग रही होगी ना तो ये यूपीएससी का नोट्स है। ठीक है, आप लोग एसएससी बैंक वाले भी होंगे और वैसे भी एनटीपीसी ग्रुप डी वाले भी होंगे, तो मैं आप लोगों के लिए चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं ये लैंग्वेज, आप कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, अगर ये लैंग्वेज आप वहां नहीं लिखोगे तो इससे भी आप पर इफेक्ट पड़ सकता है, नंबर कम आ सकते हैं। क्योंकि हम हिंदी मीडियम वालों के लिए यही सबसे बड़ी समस्या है कि मैटर क्या लिखना है। तो आपको अपने हिसाब से मैटर सही तरीके से प्रिपेयर करना है। आइए, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधायन, एक वर्ड तोड़ के समझाऊंगा। राज्य विधायन, विधायन का संधि विच्छेद करिए। विद आयन मतलब कि विधि चलाना। विधि किसे कहते हैं? कानून। तो जो राज्य का कानून है, राज्य के कानून के तहत वहां के प्रथागत कानूनों, प्रथा किसे कहते हैं? प्रथा का मतलब होता है कि कोई भी चलन, रहन सहन, ये होती है हमारी प्रथा। तो वहां का जो कानून है वो प्रथागत कानूनों, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलनों। प्रचलन का मतलब यह है कि जो फैशन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, दिखावा, कि वहां का कानून, वहां का प्रथागत कानून मतलब जो प्रचलन वाला कानून है और दिखावे का तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन पर पार्टियों के अनुरूप होगा। समझ में आई बातें कि यह
आपके सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप किया जाएगा। यह विशेषता है 1996 के पेशा अधिनियम की। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों का सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक एक वर्ड मैंने अलग अलग तोड़ के आप लोगों को समझा दिया। दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी, जिन अनुसूचित जातियों का जिन अनुसूचित जनजातियों का अर्थात एसटी का, शेड्यूल कास्ट, जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में जिला स्तर की पंचायत में नहीं है, नहीं है क्या होगा? उन्हें सरकार नामित करेगी, उन्हें सरकार नामित करेगी। समझेंगे कि जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है, मतलब जिनका नॉमिनेशन मध्यवर्ती आपकी स्तर की पंचायत तथा जिला स्तर की पंचायत में नहीं है, उन्हें सरकार खुद क्या करेगी? नामित करेगी, उनका नॉमिनेशन करवाएगी। लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनके 1/10 से ज्यादा इनकी संख्या नहीं होनी चाहिए। लिख लेंगे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या के 1/10 से अधिक नहीं। इनका जो नॉमिनेशन होगा निर्वाचित सदस्यों की 1/10 संख्या से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे पॉइंट की। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर सब अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में ही बात की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था बनाते समय राज्य विधायिका संविधान की 6वीं अनुसूची का अनुसरण करेगी। 6वीं अनुसूची का अनुसरण करेगी। 5वीं अनुसूची में था अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र का प्रशासन। और जो 6वीं अनुसूची है, फिर मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाऊं, क्या पता आप लोगों को याद हो। 6वीं अनुसूची में बात की गई थी किसके बारे में? असम, मेघालय तथा त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो यह इसमें बात की गई कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था बनाते समय राज्य विधायिका संविधान की 6वीं अनुसूची का अनुसरण करेगी। कि अगर अनुसूचित क्षेत्रों के जिला स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था बनाई जा रही है तो अनुसूची 6 में जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा के अनुसूचित जातियों के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात की गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए
उसका अनुसरण करके यह क्या करेगा, प्रशासनिक व्यवस्था बनाएगा। तो उम्मीद करता हूं तीसरा पॉइंट भी आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। तो इस तरह से पेशा अधिनियम पूरी तरह से हमारा कवर होगा। अब बचा पंचायती राज्य का वित्तीय स्रोत। पंचायती राज व्यवस्था का ही यह तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो है। तो आज हम लोग पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था को डेड कर देंगे, जिसे डेड बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने खत्म कर दिया, मैं ये बोलूंगा उसे डेड कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग तीनों वीडियो सही तरीके से देखे होंगे तो वो आप लोगों से छूटेगा। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आइए देखते हैं पंचायती राज के वित्तीय स्रोत कि पंचायती राज में वित्त का आगमन अथवा एक्सपेंसेस कैसे होता है, इनकम और एक्सपेंसेज। पेशा अधिनियम खत्म हो गया, अब इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। आइए पंचायती राज के वित्तीय स्रोत। पंचायती राज के वित्तीय स्रोत। पहला, संविधान के चौथे खंड का बड़ा हिस्सा लिखेंगे पहले। संविधान के चौथे खंड का बड़ा हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं के पंचायती राज संस्थाओं के संरचनात्मक सशक्तिकरण। संरचनात्मक सशक्तिकरण के बारे में है। इसमें यह बात की गई कि संविधान के चौथे खंड का बड़ा हिस्सा, संविधान का जो चौथा खंड है अथवा चौथा भाग है, उसका बड़ा हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं के संरचनात्मक सशक्तिकरण के बारे में। संरचनात्मक सशक्तिकरण का मतलब यह है कि इसकी संरचना अथवा इसका गठन कैसे किया जाएगा, उसे सशक्त बनाने के बारे में बात की गई है। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो इसमें कहीं नहीं आया कि इसकी इनकम कहां से होगी, पेशेंस रखिए, मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा, संविधान की धारा 280 धारा आ गई ना, अब मिलेगा इनकम का स्रोत। संविधान की धारा कौन सी? 280 के आधार पर, 280 के आधार पर क्या किया गया है? केंद्रीय वित्त आयोग की, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। कितना इजी है, केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। देखिए इसका इनकम स्टार्ट हो गई इसकी अब पंचायती राज की। कैसे? संविधान की धारा 280 याद रखिएगा के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार। जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है हमारा, जिसे वित्त मंत्रालय भी हम लोग बोल सकते हैं, उसी का एक आयोग होता है वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। वह क्या करता है? अनुशंसा करता है, मतलब यह बताता है कि पंचायती राज को पैसे देने हैं, इतने की हेल्प उसकी करनी है। वहां पर क्या है? इनकम का स्रोत नहीं है, तो यहीं से उसकी इनकम की जाएगी। तो उसके लिए जब यह बात करता है तो केंद्र सरकार क्या करता है? अनुदान के रूप में पैसे देता है। तो जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? पंचायती राज के इनकम में ऐड किया जाता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है इनकम का, यही होगा कि संविधान की धारा 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। देखिए ये तो सिर्फ बताया था, इनकम यहां से स्टार्ट हुई है, ये वफादार नहीं था, वफादार ये है। ठीक है।
तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। धारा 343 फर्स्ट, बाप रे, धारा 343 फर्स्ट के अनुसार, धारा 343 फर्स्ट के अनुसार किसके बारे में बात की गई है? राज्य वित्त आयोग की के अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं, अभी तक क्या था? केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा, लेकिन धारा 343(1) के अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, किससे? राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। देखिए इंपॉर्टेंट है, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। पंचायती राज के वित्तीय स्रोत, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इसे फोकस करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि संविधान के चौथे खंड का बड़ा भाग, चौथे खंड का बड़ा भाग जो बड़ा हिस्सा है पंचायती राज संस्थाओं के संरचनात्मक सशक्तिकरण। देखिए संरचनात्मक सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि किसी भी संगठन अथवा आयोग की क्या हो, फाउंडेशन कैसे की गई है और इसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने इसके अध्यक्ष हैं, या फिर यहाँ कैसे कार्य कर सकता है, तो उसका सशक्तिकरण होगा। इसी में क्या होता है, इनकम भी ऐड किया जाता है कि इनकम इसकी कितनी होगी, कैसे होगी, कहां से होगी। तो ये खंड 4 इसके बारे में बात करता है। उसके बाद बात आती है कि संविधान की धारा 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग, ये आप लोग हाईलाइट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। धारा 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग अनुशंसा करता है किससे? गवर्नमेंट से, सरकार से, कि आप पंचायती राज को पैसे अथवा कुछ भी एक तरह से मदद के रूप में देना है, तो केंद्र सरकार क्या करता है कि उसे अनुदान के रूप में पैसे देता है। ठीक है, तो यह जो इनकम होती है उसकी तो धारा 280 के तहत होती है। ठीक है, ये उसका पहला वित्तीय स्रोत हुआ। बात हुआ कि अगर केंद्र पैसे दे रहा है तो राज्य थोड़ी ना पीछे हटेगा, है ना। तो राज्य ने भी क्या किया कि एक धारा इसके तहत भी लाई गई, धारा 343(1). धारा 343(1) में कहा गया कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, राज्यों में भी हर राज्य में क्या होता है, एक वित्त आयोग होता है केंद्र की तरह, तो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। धारा 343(1) के तहत राज्य वित्त आयोग क्या करता है कि अनुशंसा करता है किससे? राज्य सरकार से। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि धारा 280 में केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र सरकार से क्या करता है, अनुशंसा करता है, उसी तरह धारा 343(1) के तहत राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है किससे? राज्य सरकार से पंचायती राज को पैसे देने के लिए। तो इस आधार पर धारा 343 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। तो ये दो इसके क्या है, इनकम के स्रोत हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले में क्या है, केंद्र, और दूसरे में क्या है, राज्य। तो दो जगह से इसकी इनकम होती है। केंद्र में कौन सी आपकी धारा है, 280, इसे याद रखिएगा, और राज्य में कौन सी है, ये यहां लिखी है, कहां पर, ये 343 की फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे संबंधित। तो आज के वीडियो में इतना ही। पंचायती राज पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उम्मीद करता हूं तीनों वीडियो आप लोग सही तरीके से देखे होंगे, तो चीजें क्लियर हो गई हो। अगर आप लोग वीडियो सही तरीके से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करिए और साथ में नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहिए। और देखिए अपने आप को अगर आंकना हो, एनालिसिस करना हो कि पढ़ाई कैसी है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उसे सॉल्व करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो बढ़िया लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, साथ में पढ़ाई लिखाई करते रहिए।